साल था 1193। एक विश्वविद्यालय आग के चपेट में था। उस महाविद्यालय की हर इमारत और हर कोने से आग की लपटें उठ रही थी और उस आग की लपटें में जल रही थी भारतीय इतिहास की एक अनमोल विरासत। उस महाविद्यालय की विशाल लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी जो इतनी विशाल थी कि उस महाविद्यालय की बाकी जगहों में लगी आग तो बुझ गई, पर वो लाइब्रेरी 3 महीनों तक चलती रही थी। उस 3 महीनों में उस लाइब्रेरी की करीब 90 लाख ग्रंथ और पुस्तकें जलकर खाक हो गई। ऐसी पुस्तकें जिसमें आयुर्वेद से लेकर अंतरिक्ष तक का ज्ञान था। पर आखिर वो आग लगी कैसे? किसने और क्यों लगाई थी वो आग, जिसमें जलकर हमारे शिक्षा के स्रोत के एक महत्वपूर्ण केंद्र की साझेदारी नष्ट हो गई? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, पर इन सवालों से पहले हमें उस महाविद्यालय के बारे में जानना होगा। तो आइए आपको लेकर चलते हैं उस महाविद्यालय के इतिहास की गहराइयों में। आज के समय में इटली के बोल्गोना यूनिवर्सिटी को दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी माना जाता है, पर आज हम जिस महाविद्यालय की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो इससे भी लगभग 500 साल पुरानी है। ये कहानी है नालंदा महाविहार यानी नालंदा यूनिवर्सिटी की। ऐसा माना जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी 5वीं शताब्दी में उभरी थी और ये दुनिया की कुछ सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलब, दा, जिसका अर्थ है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। हमारे प्राचीन भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी लगभग 57 एकड़ में फैली ज्ञान का एक महासागर थी, जहाँ लिटरेचर से लेकर मैथमेटिक्स और थियोलॉजी से लेकर मेडिसिन तक सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। ये यूनिवर्सिटी अपने अंदर के ज्ञान के लिए इतनी प्रसिद्ध थी कि सिर्फ भारत देश के लोग नहीं बल्कि चाइना, जापान, इंडोनेशिया, तिब्बत और श्रीलंका जैसे देशों के लोग भी यहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए आते थे, जिसमें से एक थे चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून त्सांग, जो कि 7th सेंचुरी में बुद्धिज़्म और मास्टरिज्म की शिक्षा लेने नालंदा आए थे, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में इस यूनिवर्सिटी के निर्माण का श्रेय गुप्ता डायनेस्टी के राजा कुमार गुप्ता प्रथम को दी थी। साथ ही यहाँ करीब 10,000 मॉन्क्स और 1510 शिक्षकों के रहने की बात भी लिखी थी। कुछ रिकॉर्ड्स की माने तो नालंदा एक आम के बगीचे पर बनी थी, जिससे 5 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तोहफे में दिया था, जिन्होंने लगभग 3 महीने तक यहाँ बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया, जिसके बाद धीरे धीरे ये जगह बुद्धिज़्म के लिए एक सेंटर बन गई थी। ज्ञान का भंडार कहे जाने वाली ये यूनिवर्सिटी लाल ईंटों से बनी थी और यहाँ 8 कंपाउंड्स जिनमें मंदिर, क्लासरूम्स, मेडिटेशन हॉल्स, पार्क्स, स्तूपास और विहार्स थे, यानी एजुकेशनल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स थी। इन सब में जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती थी वो थी यहाँ की विशाल लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, जहाँ लगभग 90 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। उस समय यहाँ पढ़ने वाले सभी शिक्षक अपने अपने सब्जेक्ट्स के विशेषज्ञ थे। केवल इतना ही नहीं बल्कि ऐसा भी माना जाता है कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स यानी आर्यभट्ट, जिन्होंने ज़ीरो की खोज की थी, वो भी 6th सेंचुरी में इस यूनिवर्सिटी के हेड हुआ करते थे। ज्ञान का ये महासागर नालंदा अपने निर्माण के बाद लगभग 800 सालों तक ऐसे ही अपने ज्ञान को बांटता रहा, जिस बीच नालंदा में लगातार 3 बार हमले हुए। पहला हमला हुआ था 455 से 464 के बीच में स्कंदगुप्त के राज्य में, जो कि एक एशियाई ट्राइबल ग्रुप हुन्स के मिहिर कुला के नेतृत्व हुआ था। पर उस वक्त राजा स्कंदगुप्त ने इसे और भी बेहतरीन तरीके से और भी ऊंची बिल्डिंग्स बनाकर इम्प्रूव कर दिया था, जिसके बाद नालंदा पर दूसरा आक्रमण अर्ली 7th सेंचुरी में बंगाल के राज्यवंश गौदंस के द्वारा किया गया था, जिसके बाद बुद्धिस्ट किंग हर्षवर्धन ने इसे दोबारा ठीक करवा दिया था। और तीसरा आक्रमण हुआ 1193 AD में, जो बख्तियार खिलजी ने किया था।
ये तीसरा आक्रमण नालंदा के लिए सबसे घातक साबित हुआ। दरअसल बख्तियार अफगान के एक कबीले से दिल्ली और अवध में काम ढूंढने आया था, पर काम ना मिलने की वजह से वो कुछ सालों में भारत की इन्वेडर आर्मी में शामिल हो गया था, जहां उसने घुड़ग राज्य के सेना से कई युद्ध भी लड़े थे। इन युद्ध में उसकी बहादुरी देखकर उसे जल्द ही अवध के सेना का मुखिया बना दिया गया था और साथ ही उसे बिहार के बॉर्डर पर बसे 2 गांवों को संभालने की जिम्मेदारी भी दे दी गई थी, जिसके बाद उसने बिहार के अलग अलग हिस्सों पर हमला करके उन्हें अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। पर इसी दौरान उसे एक ऐसी बीमारी जकड़ लेती है जिसका इलाज उसे किसी हकीम के पास नहीं मिलता, और तभी कोई उससे बताता है कि उसका इलाज सिर्फ एक ही इंसान के पास हो सकता है, और वो है नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य श्री राहुल श्रीभद्र। जिसके बाद खिलजी वहाँ गया और उन्हें चैलेंज किया, अगर वो इतने ही विद्वान है तो उसे बिना किसी दवा और बिना हाथ लगाए उसकी बीमारी को ठीक कर दे। उसके बाद आचार्य उसकी इस चुनौती को मान लेते हैं और उसे एक कुरान देते हैं और कहते हैं कि रोज़ इस कुरान को पढ़ने से उसके सारे रोग दूर हो जाएंगे। जिसके बाद बख्तियार ठीक ऐसा ही करता है, जिससे उसकी तबीयत धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक भी हो जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आचार्य ने उस कुरान के सभी पन्नों पर दवा लगा दी थी, और खिलजी जब रोज़ उस कुरान को पढ़ता था तो वो बिना जाने ही उस दवा का सेवन करता था, जिससे उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। पर जब उसे इस बात का पता चला तो वो इस बात से असुरक्षित हो गया कि जिस बीमारी का इलाज कोई हकीम नहीं कर पाया, उसका इलाज एक काफिर ने कर दिया। ये बात उसे बिल्कुल गवारा नहीं हुई थी, जिस वजह से उसने मन ही मन ये ठान लिया था कि वो इस ज्ञान के केंद्र को ही भस्म कर देगा, नष्ट कर देगा। जिसके बाद उसने नालंदा विश्वविद्यालय पर अपनी सेना के साथ हमला कर दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। बख्तियार की लगाई इस आग में हज़ारों मॉन्क स्टूडेंट्स और टीचर्स की मौत हो गई, और ज्ञान का ये महासागर अपने पूरे ज्ञान को लेकर इतिहास के पन्नों में गुम हो गया। नालंदा के नष्ट होने के बाद कई सालों तक ये इतिहास के पन्नों में गुम रहा, पर फिर 1811 से 1812 के बीच एक स्कॉटिश सर्वेयर फ्रांसिस बुकनन हैमिल्टन ने इस साइट का सर्वे किया, जिसमें इन्हें कुछ बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शंस मिले। जिसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी खबर ASI को दी, और कुछ सालों तक यहाँ सर्वे करने के बाद ASI ने ये पता लगा लिया कि ये वही जगह थी जिसका जिक्र चाइनीज़ ट्रैवलर हुंग सांग ने अपने डॉक्यूमेंट्स में की थी। जिसके बाद ASI ने उस जगह की खुदाई शुरू की, और 1915 में जब ये खुदाई खत्म हुई तब वहाँ 11 मॉनेट्रीज और 6 मंदिरों के अवशेष मिले। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में ASI को वहाँ तांबे के प्लेटें, बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स, कॉइन्स जैसी कई चीज़ें मिली। जिसके बाद मार्च 2006 में इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से निर्माण करने का प्रस्ताव रखा। साल 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया, और आखिरकार सितंबर 2024 में इस यूनिवर्सिटी के गेट स्टूडेंट्स के लिए खोल दिए गए। कहा जाता है कि अगर एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी जली नहीं होती तो बिहार और पूरा देश अभी के मुकाबले काफ़ी आगे होता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।